बड़ी खबर रुक कर लेते हैं उसका, जहां नाटो और रूस के बीच युद्ध की आशंका देखने को मिल रही है। जहां एस्टोनिया ने रूस का ड्रोन मार गिराया है। यूएस बेस के पास से संदिग्ध ड्रोन उड़ते नजर आए हैं। एंटी ड्रोन राइफल से इस ड्रोन को मार गिराया गया, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो यूएस बेस के पास जो है संदिग्ध ड्रोन के देखे जाने की जानकारी सामने आई है। एंटी ड्रोन राइफल से इन ड्रोन्स को मार गिराया गया है। ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर जो सामने आई है, ये अपडेट निकलकर सामने आई है। यूएस बेस के पास ये संदिग्ध ड्रोन देखे गए। इन संदिग्ध ड्रोन को देखने के बाद जो है यूएस बेस पर मौजूद जो मिलिट्री के जवान थे, उनके जो सुरक्षाकर्मी थे, वो अलर्ट मूड पर आ गए और एंटी ड्रोन राइफल का इस्तेमाल किया गया। एंटी ड्रोन राइफल के माध्यम से इन ड्रोन्स को मार गिराया गया है। तो एस्टोनिया ने रूस का ड्रोन मारा है। यूएस बेस के पास ये ड्रोन जो है उड़ रहे थे। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। नाटो के खिलाफ पुतिन जो है वो नजर आ रहे हैं। ये बड़ी अपडेट है। एस्टोनिया ने रूस का ड्रोन मार गिराया है। नाटो और रूस के बीच युद्ध की आशंका बढ़ती नजर आ रही है। एस्टोनिया ने रूस का ड्रोन मार गिराया, ये बड़ी अपडेट, ये जानकारी जो फिलहाल सामने आ रही है। यूएस बेस के पास ये संदिग्ध ड्रोन देखे गए थे, जो जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। उसके अनुसार यूएस बेस जो एस्टोनिया में मौजूद है, उसके पास ये ड्रोन देखे गए और इन ड्रोन्स को मार गिराया गया है। और एंटी ड्रोन राइफल से इन ड्रोन्स को मार गिराने का दावा भी निकलकर फिलहाल सामने आ रहा है। ये बड़ी अपडेट है। एस्टोनिया ने रूस का ड्रोन मार गिराया, ये बड़ा दावा जो है वो किया है। और नाटो और रूस के बीच युद्ध की आशंका फिलहाल बनी नजर आ रही है। एस्टोनिया ने रूस का ड्रोन मार गिराया है, बड़ी जानकारी है। ये यूएस बेस के पास ये संदिग्ध ड्रोन उड़ता हुआ नजर आया। इस बीच हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार संदीप श्रीवास्तव जी जुड़े हैं और हमारे साथ सुधाकर जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं सुधाकर जी आपसे ही करना चाहूंगा और जल्दी से एक रिएक्शन में आपका चाहूंगा। सुधाकर जी, क्या आपको लगता है कि जो स्थितियां इस वक्त नजर आ रही हैं, क्या रूस ये गलती करेगा कि वो दो मोर्चे पर लड़ाई छेड़े और इसके बाद जाहिर तौर पर अगर दो मोर्चों पर लड़ाई छेड़ता है तो उसकी सेनाएं जो है डिवाइड हो जाएगी, उसकी शक्ति आधी हो जाएगी? सबसे पहले अभिषेक, धन्यवाद, आपने आपके शो के लिए मुझे इनवाइट किया। मेरे डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट आपको मेरे तरफ से बधाई। जहां तक आपकी सवाल है, कोई भी लड़ाई होता है, जी लड़ाई का मिलिट्री साइंस की टीचिंग के मुताबिक हम ब्लिंकर्ड मतलब फोकस्ड रहते हैं। एक दिया हुआ डिफाइंड ऑब्जेक्टिव और दुश्मन के खिलाफ लड़ाई किया जाता है। वो फ्रंट का अगर हम खोल देते हैं जी तो उसको काबू में रखना बहुत मुश्किल होगा। आज के दिन में ये लड़ाई 3.5 साल से ज्यादा चल रही है। मुझे लग रहा जी है ये एस्टोनिया जो अभी एलिगेशन डाल रहा है, जो क्लेम कर रहे हैं कि एंटी ड्रोन राइफल से उन्होंने एक गिर डाला है, ये मेरे विचार के मुताबिक रशिया ऐसा गलती कभी नहीं करेगा। बिल्कुल। और ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का एक ये पहलू हो सकता है। यकीन के साथ कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन वर्स्ट के सिनारियो में अगर इस किस्म की कुछ रिपोर्टर्स आता है तो जी इसको मैं यही कहूंगा कि दोनों देश के बीच में एस्टोनिया भी एक सोवियत यूनियन का एक समय में एक देश हुआ करता था। जी एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया, ये जो 3 देश हैं एक सोवियत यूनियन के होते थे, वार्सो पैक्ट जी के जी नीचे, और अभी ये नाटो के नीचे चले गए हैं। हो सकता है कि कोई एक एयर वायलेशन हो रहा हो, तो इसको किस तरह रोकथाम किया जा सकता है, नहीं तो ये फ्लेयर अप होके एक नया ओपनिंग खोल देगा जिससे रशिया के ऊपर बहुत नुकसान हो सकता है। प्लस ये नाटो और रशिया जी के बीच में लड़ाई होने का काफी अंदेशा हो सकता है। आज के दिन में मेरा जी असेसमेंट कह रहा है ये गलत इनपुट है, ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का शुरुआत जी है। बैक जी टू द विषय। सुधाकर जी, ये बड़ी बात आपने कही है कि गलत इनपुट हो सकता है और रूस जो है इस तरीके की गलती नहीं करेगा। संदीप जी, मैं आपका रुख करूंगा। और इस बीच जिस तरीके से नाटो और रूस के बीच संघर्ष जो बढ़ता नजर आ रहा है, इस संघर्ष को आप किस तरीके से देख रहे हैं? एक और जो है संघर्ष, दूसरी ओर जो नाटो है वो रूस के साथ व्यापार भी कर रहा है। नहीं, देखिए, ये जो जैसे जनरल साहब ने बताया, ये मैं जी भी जी मानता जी हूं कि इस तरीके की जो रिपोर्ट्स हैं जी वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पार्ट हो सकता है। जी और रशिया ऐसी गलती नहीं करेगा जी कि वो सीधा सीधा नेटो की टेरिटरी पर हमला कर दे। और पहले भी इस तरह की कई रिपोर्ट्स आती रही हैं कि रशिया के जो ड्रोन्स हैं वो पोलैंड में देखे गए हैं। यहाँ तक कि कोपेनहेगन तक इस तरीके की रिपोर्ट्स भी आई, लेकिन रशिया ने उसको तुरंत ही डिनाई किया कि हमने ऐसे कोई ड्रोन्स नहीं भेजे हैं। जी और वहीं और क्योंकि ये जो रशिया और यूक्रेन के बीच का युद्ध है, ये यूक्रेन की टेरिटरी तक ही सीमित है,
आज तक ये 3.5 वर्षों से ज्यादा का वक्त हो चुका है। जी। लेकिन इस दौरान रशिया ने नाटो की टेरिटरी पर कोई एक बिल्कुल। सिंगल गोली तक फायर नहीं की है, कोई जी। मिसाइल नहीं वहां पर दागी है। कुछ बिल्कुल, ऐसी मतलब पहले भी ये आध दो एक पूरा बड़ा बयान जिस तरीके से निकलकर सामने आया सर आपका भी, कि ये फॉल्स खबरें जो है निकलकर सामने आई है और रूस जो है इस तरीके की गलती नहीं करेगा। इस बीच में आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप दोनों मेरे साथ बने रहें। बड़ी खबर है, पश्चिम की रूस पर आक्रमण की योजना है। रूस के विदेश मंत्री लावरोव का बयान सामने आया है। ज्यादातर यूरोपीय देश सैन्यकरण में जुटे हैं, ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। लावरोव का ये बयान है कि ज्यादातर यूरोपीय देश जो है वो सैन्यकरण में जुटे हुए हैं। रूस के विदेश मंत्री लावरोव का ये बड़ा बयान इस बीच निकलकर सामने आया है। दोनों खास मेहमान बने हुए हैं। सुधाकर जी, रुक करूंगा मैं आपका। जिस तरीके से ये बयान निकलकर सामने आया रूस के रक्षा मंत्री का, एक और युद्ध की स्थिति, और इस बीच वो कहते हैं कि ज्यादातर यूरोपीय देश सैन्यकरण में जुटे हैं, यानी कि जो यूरोपीय यूनियन के साथ संघर्ष की स्थिति कहती इसको लेकर लगातार खबरें निकलकर सामने आई, वो अभी भी बरकरार, ये माना जाए? नहीं, यूरोप किसी भी हालत में मेरे असेसमेंट के मुताबिक आज के दिन में उनका परिस्थिति नहीं है कोई लड़ाई का सामना करना, क्योंकि जो भी कैपेबिलिटी उनका था ये पिछले 3.5 साल में इन्होंने काफ़ी एग्जॉस्ट कर चुके हैं। इनका जो फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, जैसे फौजी सिखलाई के मुताबिक अलग अलग लाइन्स ऑफ रिजर्व्स होते हैं, ये सारे तकरीबन एग्जॉस्ट हो चुके हैं। सो मच सो जर्मन जो सबसे इकोनॉमिकली माइटिएस्ट कंट्री है यूरोप के अंदर, एक समय में इसके पास 8,000 राउंड एक आर्टिलरी शेल इतने ही बचे हुए थे देने के लिए यूक्रेन को। और हालांकि सब डिवाइडेड है। आज के दिन में यूरोप में चुनौती अलग किस्म का है, वो कह रहे हैं कुछ लेकिन हकीकत और कुछ है। तो ऐसा परिस्थिति में ये लड़ाई के लिए कभी मैं नहीं कहूँगा कि ये प्रस्तुत है। दूसरी बात आता है जो लावरोव जो स्टेटमेंट दिए हैं रशिया का, देखिए रशिया का एक आप मान के चल सकते हैं जो परिस्थिति इजराइल का है मिडिल ईस्ट में, तकरीबन मैं कहूँगा तकरीबन काफ़ी हद तक रशिया का वो भी एक जियोपॉलिटिकल प्रोहिबिटिव कॉस्ट है। ये लड़ाई में वो किसी भी हालत में हार नहीं सकते हैं और ये लड़ाई को वो बढ़ा नहीं सकते हैं। ये बाउंड्री के अंदर दायरे में ऑपरेट करते हुए ये यूक्रेन को एक सबक नहीं सिखाना चाह रहे हैं, एक पोजीशन ऑफ एडवांटेज फॉर रेजोल्यूशन पहुंचना चाहते हैं। और ये रेजोल्यूशन मेरे विचार के मुताबिक अभी जो परिस्थिति नहीं हो पाएगा, क्योंकि अमेरिका जब तक नाटो ये दोनों मिलके हथियार और फाइनेंशियल सपोर्ट करते रहेंगे यूक्रेन को, ये लड़ाई कभी समाप्ति नहीं होगी। और सैंक्शन रशिया के ऊपर चाहे कुछ भी कर लीजिए, आज के दिन में इनके रशिया के ऊपर 2014 से लेकर अभी तक 27,000 से ज्यादा सैंक्शन है। क्या रशिया के इकोनॉमी को आप क्रिपल कर पाए हैं? नहीं हो पाया। क्या तेल का जो सैंक्शन अभी डाल रहे हैं 2 कंपनियों के ऊपर, रोजनेफ्ट और दूसरा क्या लुको ऑयल है, इसके ऊपर सैंक्शन डालने के बाद क्या आप सोचते हैं कि इकोनॉमी ये बर्बाद हो जाएगा? आज के दिन में विश्व में रशिया का इकोनॉमी इतने सारे सैंक्शन के बावजूद, लड़ाई होने के बावजूद 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 5th लार्जेस्ट। अब मैं पीपी टर्म्स से बात कर रहा हूँ। और 5th लार्जेस्ट, और उनका जो फॉरेक्स रिजर्व अमाउंट 50% फ्रीज करने के बावजूद फॉरेक्स रिजर्व काफी मात्रा में है, $300 बिलियन से ज्यादा है। ठीक है नहीं, और रेट ऑफ ग्रोथ हाँ थोड़ा कम हो गया है, अभी माइनस पे चला गया है, लेकिन उसको आप तक क्रिपल नहीं कर पाए। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ ये जो लड़ाई का जो संकेत दोनों तरफ से ब्रिंकमैनशिप उसको बिल्कुल सुधाकर जी, जो पूरा सिनेरियो बना हुआ नजर आ रहा है, इसे अगर वन शॉट कहा जाए तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा है। जिस तरीके से दिन प्रतिदिन जो हालात बदलते नजर आ रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज के साथ साझा करने के लिए।